बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन नाज़िर है और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच केप टाउन में जारी है, जहां पर पहली इनिंग में जनूबी अफ्रीका की टीम ने 615 रन स्कोर किए। पाकिस्तान की टीम की जब बारी आई तो पाकिस्तान टीम को फॉलो ऑन का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की टीम 194 रन बनाने के बाद आउट हो गई। जब दूसरी इनिंग की बारी आई तो पाकिस्तानी बैटर बहुत संभल कर खेले और ऐसा संभल कर खेले कि कई रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम कर लिए। फिर ओपनर एक दफ़ा फिर बाबर आजम आए। साइम इंजरी के बाइस बैटिंग करने पहले इनिंग में नहीं आ सके थे, तो दूसरी इनिंग में भी उनके लिए मुश्किलात है, क्योंकि शायद ही वो दूसरी इनिंग में भी पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग करने आए। इसके साथ साथ एक पार्टनरशिप कायम हुई, 205 रन की ओपनिंग शराकत, जो दूसरी इनिंग के अंदर फॉलो ऑन के बाद किसी भी टीम का जो है ओपनिंग शराकत बनाने का रिकॉर्ड कायम कर दिया दोनों बैटर्स ने। और साथ साथ बाबर आजम 81 रन बनाने के बाद आउट हुए। 145 रन की बारी खेलने में कामयाब हुए शान मसूद, लेकिन दोनों की जोड़ी ने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई। और इस वक्त की सूरत यह है कि 355 रन है पाकिस्तान टीम के और 5 खिलाड़ी पाकिस्तान टीम के आउट हो चुके हैं। बड़ी भारी जिम्मेदारी इस वक्त सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान के ऊपर है, और दोनों की शराकत ही पाकिस्तान को एक तो पहले लीड लेने में कामयाब हुआ, फिर एक ऐसा टारगेट सेट करके दे दे पाकिस्तान की टीम कि जनूबी अफ्रीका की टीम थोड़ी सी मुश्किलात का शिकार दे। लेकिन अब तक की जो बैटिंग विकेट है, इस पे ये कहा जा रहा है कि बहुत मुश्किल है कि इस पे 200 रन का टारगेट भी जो है सेफ हो सके। लेकिन पाकिस्तानी बॉलर इससे कबल जिस तरह पाकिस्तान ने पहले टेस्ट मैच में कारनामा अंजाम दिया था, 148 रन पर हमने देखा था 98 रन पर 8 खिलाड़ी आउट कर दिए थे और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान वो टेस्ट मैच जीत जाएगा। लेकिन दोनों फिर बैटर्स ने बड़ी अच्छी जनूबी अफ्रीकन बैटिंग की और फतह दिलाने में कामयाब हो गए जनूबी अफ्रीका को पहले टेस्ट मैच के अंदर। लेकिन इस वक्त भी सूरत थोड़ी सी चेंज है और पाकिस्तान टीम की बैटिंग इस वक्त जारी है। दूसरी इनिंग फॉलो ऑन के बाद पाकिस्तान टीम बैटिंग कर रही है। और इस मैच की अगर हम बात करें खासकर पाकिस्तान की जानिब से सऊद शकील एक दफा फिर थोड़ा सा नाकाम साबित हुए। बड़ा इनिसार है उन पे और 23 रन की बारी खेलने में कामयाब रहे। सऊद खुर्रम शहजाद 18 रन करने में कामयाब हुए, लेकिन एक साथ सेटबैक ये है कि कामरान गुलाम लंबी बारी खेलने में नाकाम नजर आ रहे हैं। 18 रन बनाने में वो भी इस इनिंग में कामयाब हुए, लेकिन कुछ जिम्मेदारी अब उन्हें भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि अब वो मुस्तकिल टीम का हिस्सा बनते जा रहे हैं। एक बार फिर भारी जिम्मेदारी दोनों बैटर्स पे आ चुकी है और सलमान अली आगा हमेशा की तरह परफॉर्म करना जानते हैं मुश्किल हालात में। मोहम्मद रिजवान उनके साथ हैं, उन्हें भी बाखूबी हुनर आता है कि किस तरह बॉलर से निपटना है। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान दूसरी इनिंग में और फॉलो ऑन के बाद एक लंबी इनिंग खेल जाएगी और एक अच्छा टारगेट सेट कर जनूबी अफ्रीका को दूसरे टेस्ट मैच में केप टाउन में देने में कामयाब होगी, जहां पाकिस्तान के फास्ट बॉलर पहले टेस्ट मैच की तरह दूसरे टेस्ट मैच में भी अपनी कारकर्दगी दिखाते हुए नजर आएंगे। रिकॉर्ड की मैंने बात की कि 205 रन का जो ओपनिंग शराकत रहा है दोनों टीमों का। इससे कबल अगर हम बात कर लें तो फॉलो ऑन के बाद इससे जो माजी अगर चले जाए तो 1998 में पाकिस्तान की जानिब से आमिर सोहेल और सईद अनवर ने 101 रन की ओपनिंग जोड़ी कायम की थी और इसके बाद पाकिस्तान उस टेस्ट मैच को भी बचाने में नाकाम रहा था। लेकिन इस वक्त सूरत चेंज है और क्योंकि अब चैंपियन ट्रॉफी बहुत करीब है और चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से अगर हम बात कर लें तो पाकिस्तान के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम को 25 जनवरी तक मुकम्मल तामीर करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। उसके साथ साथ भारत के हवाले से अगर थोड़ी सी बात करें, भारत और जनूबी इसके ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच के हवाले से, तो वहाँ अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलियन टीम अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। लेकिन अब फाइनल है जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाना है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का, तो इस पर भी थोड़ी सी बात रहेगी। फिर नौजवान खिलाड़ियों के हवाले से थोड़ी सी हम बात करेंगे। पेशावर और सियालकोट के दरमियान कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का मैच खेला गया, सियालकोट ने फाइनल में कामयाबी हासिल की, उस पर भी बात रहेगी। और जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जावेद साहब, अगर हम देखें तो इस वक्त की जो सूरत-ए-हाल है मैच की, 355 रन है पाकिस्तान के और 5 खिलाड़ी आउट हो गए। भारी जिम्मेदारी सलमान पे रिजवान पे एक दफ़ा फिर आ गई है। आप समझते हैं कि एक अच्छा टारगेट अगर देने में कामयाब हो जाते हैं इस विकेट के अंदर 200 रन के करीब, तो शायद पाकिस्तानी बॉलर्स इस मैच में रिदम के साथ अगर वापस आए, तो जिस तरह पहले टेस्ट मैच में दूसरी इनिंग में दोनों बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, यहाँ भी अगर अब्बास एक दफ़ा फिर अच्छी बॉलिंग करते दिखाई दे तो उम्मीद है कि पाकिस्तान मैच को थोड़ा सा पलट सकता है। हालांकि माजी पाकिस्तान का यह है कि 2007 से पाकिस्तान ने कोई भी टेस्ट मैच यहाँ पर जीता नहीं है। बहुत शुक्रिया मोइन भाई। जिस तरीके से अभी आपने इंट्रो में अपने कहा कि अगर जिस तरीके से हमने जो है
फॉल ऑन के बाद जो है वो ख्वाब गफलत में जो हमारे बैट्समैन सोए हुए थे वहाँ से जागें, और जिस तरीके से शान मसूद और बाबर आजम ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड पार्टनरशिप जो है फॉल ऑन्स के बाद 205 रन की कर दिए, तो इससे हमारी टीम को थोड़ा हौसला मिला है, हमारे प्लेयर्स को हौसला मिला है कि इंशाल्लाह हम ये जो है फॉल ऑन्स के बाद भी मैच में मौजूद रह सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से शान मसूद, बाबर आजम ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, वो जो हमारी मिडल आर्डर में आकर कामरान गुलाम हो गया, चाहे सऊद शकील हो गया, इन्होंने उस जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया जिस तरीके से बाबर और शान ने किया था। गो के जिस तरीके से आपने कहा है कि सलमान अली आगा हो गया, रिजवान हो गया, इन दोनों में इतनी एबिलिटी है, इनमें इतनी क्रिकेट है, इनमें इतनी सेंस है कि कम से कम जो हमारी इनिंग्स डिफीट वाला जो तूफान हमारी तरफ आ रहा था उसका रुख ये मोड़ सकते हैं। अगर ये उसका रुख मोड़ के 170-80 रन की अगर पाकिस्तान को लीड साउथ अफ्रीका कर ले देते हैं तो इंशाल्लाह, जैसे आपने पहले टेस्ट में देखा है कि हमने 148 रन का जिस तरीके से भरपूर दिफा किया था और साउथ अफ्रीका के 8 प्लेयर्स हमने आउट कर दिए थे। गो के ये सूरत हाल जो है ये तब बनेंगी जब हमारे ये बैट्समैन दोनों जो है जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए, सबसे पहले जो 60+ की लीड है उसे उतारने के बाद अगर 170-80 रन का जो है साउथ अफ्रीका को टारगेट दे देते हैं तो हमारे फास्ट बॉलर जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया था, खासकर मैं मोहम्मद अब्बास की बात कर रहा हूँ जो सेकंड टेस्ट पहले टेस्ट में उन्होंने कमबैक किया था, सेकंड इनिंग में जिस तरीके से साउथ अफ्रीका को बिल्कुल प्रेशर में ले आए थे, गो के उनके साथ जो है कोई दूसरा बॉलर जो था उनका साथ नहीं दे सका। तो ये जिस तरीके से मोइन भाई अभी आप कह रहे हैं तो इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान 170-80 रन की लीड ले लेता है, गो के अभी हम ये बिल्कुल ऐसे तजिया दे रहे हैं, सूरत हाल अभी ऐसी नहीं है, क्योंकि अगर ये जो सलमान अली आगा और रिजवान है इनमें से अगर एक प्लेयर आउट होता है तो आपकी टेल शुरू हो जाएगी, लेकिन इनमें इतनी एबिलिटी है। मैं ये देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह इन दोनों में से अगर कोई 100 की तरफ जाता है तो हम साउथ अफ्रीका को जिस तरीके से पहला टेस्ट हमने बिल्कुल वन साइडेड नहीं जीतने दिया था, इंशाल्लाह दूसरा टेस्ट भी जो है हम बहुत फाइट करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से जो है साउथ अफ्रीकी बैट्समैन जो है वो हमारे प्रेशर बॉलर्स में आएंगे और हमारे बॉलर्स के ये तवक्का है कि इंशाल्लाह अगर उनको इतने रन मिल जाते हैं तो हम साउथ अफ्रीका जो है उसको रोक सकते हैं। चलें, रोक सकते हैं, लेकिन साथ साथ इस वक्त अगर थोड़ी सी बात करें तो 145 रन इनिंग खेलने वाले शान मसूद जब ड्रेसिंग रूम में आउट होने के बाद पहुंचे तो उन्होंने अपने कोच आकिब जावेद से शिकायत की कि उन्हें गलत आउट दिया गया है, मुतनाज़ा आउट दिया गया है। तो उस पर थोड़ी सी बहस भी अब चली है, इस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। इस वक्त अगर हम देखें तो बहुत से जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन हम देखते हैं बहुत से गलत फैसले भी हो जाते हैं जावेद साहब, और ऐसे ही हुआ आज थोड़ी सी बॉल लेफ्ट कर रही थी, लेकिन यहाँ पर शान भी कह रहे हैं कि उनकी गेंद जो है मूवमेंट हट रही थी लेकिन विकेट पे वो सीधी दिखाई दे रही थी। तो आप समझते हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है लेकिन इसके बावजूद कुछ फैसले सही नहीं हो पाते? जी मोइन भाई, देखें बहुत ज़्यादा जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन असल मसला वही है। देखें इंसानी आँख जो है ना, इसका मुकाबला तो दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो इंसानी हाथों और इंसानी जहन की मरहून मिन्नत है। अब उस टेक्निकल जो आपके पास चीज़ें हैं उसको आप अपनी फेवर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दूसरे के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आजकल हो रही हैं। जिस तरीके से अभी हाल ही में आपको पता है सीनियर गावस्कर और बॉर्डर ट्रॉफी जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो मैचेस हुए हैं उसमें भी इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा हमने जो है चीज़ें सुनी हैं। कई प्लेयर नाराज़ थे कि जी गलत आउट दे दिया। इसी तरीके का इजहार जो है शान मसूद ने आकर जो है ड्रेसिंग रूम में किया है कोच से, लेकिन ये कि कोच ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। देखिए अब जो है टेक्नोलॉजी की मदद से आपको जो अंदर आ रही बॉल वो बाहर भी निकाल सकते हैं, जो बाहर जा रही है उसको सीधा भी दिखा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो कि इस्तेमाल की जा रही हैं, लेकिन यह है कि उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है।
आईसीसी को चाहिए कि इस पे फौरी तवज्जो दे कि भाई ये टेक्नोलॉजी जो है इस पे भी आपको जो है न्यूट्रल प्लेयर बिठाने चाहिए। जिस तरीके से न्यूट्रल अंपायर होते हैं, इस टेक्नोलॉजी पे भी आपको न्यूट्रल बंदे जब तक नहीं बिठाएंगे तो कोई भी प्लेयर जो है वो ये मानने को तैयार नहीं होगा कि मुझे जो है बिल्कुल सही आउट दिया गया या गलत आउट दिया गया। तो इन सारी चीजों पे आईसीसी को तवज्जो देनी अरे तवज्जो देनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। लेकिन जान साहब एक ज़रूर पूछूंगा, क्योंकि इस वक्त अच्छी इनिंग खेल रहे, अच्छी बारी खेल रहे थे शान मसूद, और इस वक्त सिचुएशन भी ऐसी थी कि लंबी बारी खेल सकते थे मजीद और शान मसूद। ऐसे लम्हात में अगर उन्हें गलत आउट दे दिया जाता तो इस वक्त अगर हम देखें तो फैसला पाकिस्तान के हक के खिलाफ जा रहा होता है। मोइन भाई, अभी हम यही बात कर रहे थे कि ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप चाहें तो आपके फेवर में वो फैसला दे देगी, अगर आप चाहें तो आपके बिल्कुल अपोजिट मुखालिफ के फेवर में दे देगी। तो ये सारी चीज़ें अभी शान मसूद ने जिस तरीके से अपनी इनिंग्स बिल्ड की थी कल बाबर आजम के साथ, गो के बाबर आजम के ना होने से भी बहुत फर्क पड़ा शान को। अगर बाबर आजम साथ होते तो बहुत जल्दी स्कोर बना, चलो बहुत जल्दी स्कोर बन जाता। लेकिन साथ साथ क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी की बात की और अब क्रिकेट के मैदानों में झगड़े लड़ाई बहुत ज़्यादा होती हुई दिखाई दे रही है, और हमने देखा कि कल भी जनूबी अफ्रीकन जो फील्डर्स थे उन्होंने भी बाबर आजम पे बॉल जानबूझकर मारी, तो वहाँ पर भी तो एक्शन लेना चाहिए ना, जिस तरह इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच में एक्शन लिया गया। मोइन भाई देखें, ये होती है आपके जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो अजीम प्लेयर होते हैं, जिस तरीके से बाबर आजम है, और लोग कहते हैं जी विराट कोहली हो गया। देखिए बाबर आजम की क्लास देखें, विराट कोहली की क्लास देखें, हत्ता के बॉलर्स ने जो थ्रो करना था उन्होंने तो विकेट पे थ्रो करना था, उन्होंने डायरेक्ट बाबर को हिट किया। लेकिन आपको पता है कि बाबर आजम ने उस तरीके का रिएक्शन नहीं दिया जिस तरीके का आम प्लेयर देता है। आप अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो मैचेस हो रहे थे, आउट प्लेयर जो है बैटिंग साइड पे हो रहा है, वो सेलिब्रेट करने आ रहे हैं, जो बॉलिंग साइड पे बैट्समैन खड़ा हुआ वहां सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें इंडिया ने जिस तरीके से जेंटलमैन गेम के साथ खिलवाड़ शुरू कर दी है, हमारे जो प्लेयर्स है, हमारा जो किंग बाबर आजम है, दुनिया क्रिकेट का अजीम बैट्समैन नहीं है, वो दुनिया क्रिकेट का बिल्कुल अजीम इंसान भी है। जिस तरीके से आप देखें कॉन्स्टांस में जो ऑस्ट्रेलिया का नया बॉलर्स आया वो भी बाबर आजम की तारीफ कर रहा था। तो इन चीज़ों पे एक्शन लेने का जो है वो इख्तियार है जो आपके अंपायर बैठे हुए हैं, आपके मैच रेफरी बैठे हुए हैं। बाबर आजम ने कोई शिकायत नहीं की, लेकिन ये कि ये स्केल की जो स्प्रिट के खिलाफ था। बॉलर्स को चाहिए था कि भाई आपने हिट करना तो विकेट्स पे हिट करें, ना कि आप प्लेयर्स को हिट करें। तो इन सारी चीज़ों के तनाज़र में देखेंगे तो ये है पाकिस्तान की क्रिकेट और पाकिस्तान की बर्दाश्त। जिस तरीके से पाकिस्तान अगर कहीं मेज़बान बनकर भी जाता है तो वहाँ भी जो अपने मेहमान नवाजी और जो मेज़बान बन के जाता है उसी तरीके का इजहार ग्राउंड में भी कर रहा है और प्लेयर्स के साथ भी कर रहा है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट लिए बहुत अच्छा साइन है कि हमारे प्लेयर्स में कम से कम ये चीज़ें नहीं हैं जो दुनिया के और प्लेयर्स में है कि छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे स्लेजिंग करना, धक्के मारना, इवन के अब तो गालियां तक क्रिकेट में ले आए आप लोग। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो इससे बिल्कुल बरी है, इस लाइन में बिल्कुल जा ही नहीं रही। बड़ी अच्छी बात कही कि हम मेहमान नवाज जहाँ मुल्क हैं वहाँ हम डिसिप्लिन का भी बड़ा ख्याल रखते हैं, और यकीनन इसका मुजाहरा हम ग्राउंड में भी करते हुए नज़र आते हैं। जब सब इस टेस्ट मैच में वापस आते हैं, और क्या समझते हैं आप कि कितना स्कोर होना चाहिए जहाँ पर हम एक अच्छा टारगेट देने में कामयाब हो जाए यहाँ पर जनूबी अफ्रीका को दूसरी इनिंग में? मोइन भाई अभी तकरीबन 50 प्लस रन जो हैं वो जो है अभी उनके बाकी हैं साउथ अफ्रीका के। और उसके बाद अगर हम देखें, मैं यही चाहूँगा कि कम से कम हमारे बॉलर्स को जो है 5वें रोज़ जो है 180-90 का जो है स्कोर बोर्ड जो लगा हुआ मिले। और फिर देखिएगा कि जिस तरीके से हमने पहले टेस्ट में जो है साउथ अफ्रीका को बिल्कुल बैकफुट पे धकेल दिया था, गो के मोहम्मद अब्बास के साथ अगर कोई अच्छा फास्ट बॉलर्स होता या अच्छा जेन्युइन स्पिनर होता तो हम उस मैच में कामयाबी भी हासिल कर सकते थे। लेकिन अगर इस टेस्ट मैच में हमने तकरीबन 190 प्लस की लीड अगर ले ली साउथ अफ्रीका पे, तो मैं ये देख रहा हूँ ये टेस्ट भी जो है पिछले टेस्ट की तरह बहुत ही यादगार और बहुत ही सनसनीखेज टेस्ट होने जा रहा है। क्योंकि हमारे जिस तरीके से मोहम्मद अब्बास बॉलिंग कर रहे हैं और उनका साथ आपको पता है खुर्रम शहजाद बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं।
गो के आपने जो है मीर हमजा को जो है इस विकेट पे आपने उनको चांस दे दिया, जबकि आपको इस विकेट पे जो आमिर जमाल को ड्रॉप करके नोमान अली को चांस देना चाहिए था। अगर मोइन भाई आज के मैच में आपका नोमान अली भी होता, आपको जो है इनिंग्स बिल्ड करने में भी वो साथ देता, और अगर आप 190 प्लस रन्स की लीड ले लेते हैं तो साउथ अफ्रीका को आप बिल्कुल बैकफुट पर धकेल सकते थे। बड़ी अच्छी बात कही, बैकफुट पर ढकेल सकते थे। और क्योंकि इस वक्त थोड़ी सी बात हम साइम अय्यूब के हवाले से भी कर लें, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 6 हफ्ते का टाइम दिया है साइम के लिए, और टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी अनाउंस होनी है, और इस पर भी बात रहेगी हमारी कि साइम अगर फिट नहीं होते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा पाकिस्तान को, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद साइम फॉर्म में आ गए थे और पाकिस्तान की जानिब से बड़ा अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे थे। और साइम के ना होने पर मैं ज़रूर पूछूंगा अभी जावेद भट्टी से कि जब सब कि साइम अगर नहीं होते टीम के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी में, तो आप समझते कौन से प्लेयर्स बतौर ओपनर इस वक्त खेल सकते हैं? क्योंकि हमारे पास इमामुल हक भी मौजूद हैं, फ़खर जमान भी मौजूद है, आज़ान उवैस के हवाले से मैं ज़रूर आपसे बात करूंगा, उसकी कारकर्दगी के हवाले से भी, और साथ साथ पाकिस्तान के पास उमैर बिन यूसुफ, मोहम्मद हुरैरा और फ़खर जमान। मैं आप क्या समझते हैं कि इस वक्त इनमें से कौन सा बैटर ऐसा होगा अगर साइम नहीं होते तो टीम में हो? मोहन भाई देखिए, अगर साइम नहीं होते टीम में, आगे चैंपियन ट्रॉफी आने वाली है, तो मैं जो है तजर्बे को जो है वो तरजीह दूंगा। जिस तरीके से आपको आप पता समझते हैं कि फ़खर जमान और इमामुल हक में से किसी एक को टीम में शामिल होना चाहिए? बिल्कुल मोहन भाई, फ़खर जमान या इमामुल हक। गो के जिस तरीके से अभी आपने अजान अवेस की बात की है, अभी सियालकोट रीजन की तरफ से उन्होंने 844 रन बनाए, सीजन खेला, उन्होंने 4 सेंचुरी स्कोर की, 2 नीफ सेंचुरी स्कोर की है उसने। और पहले सीजन में जैसे अभी आपने बताया 4 सैकड़े हैं, 250 प्लस है, 844 रन हाईएस्ट। लेकिन असल मसला है तजर्बा, क्योंकि आपके इवेंट में आपको पता है कि दुनिया की बेहतरीन साइड्स आएंगी, तो वहां आपको फ़खर जमान और इमामुल हक इन दोनों के साथ जाना चाहिए, इन दोनों को टीम में होना चाहिए। लेकिन हमारी ख्वाहिश और हमारी दुआएं साइम के साथ हैं कि साइम जो है फौरन रिकवर करके टीम में आ जाए, और हमें वो दिन भी देखना हो कि साइम और फ़खर जमान जो है ओपन कर रहे हैं, वो चाहे T20 हो चाहे वनडे हो। तो इस तरीके से जो है आपको जो है चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से जो है फ़खर जमान और इमामुल हक को जो है अहमियत देनी होगी। बड़ी बात की आपने कि अहमियत देनी पड़ेगी। इमामुल हक दौरे वेस्ट इंडीज़ के लिए कप्तान नामजद हो गए, और दौरे वेस्ट इंडीज़ में जो पाकिस्तान शाहीन टीम खेलेगी उसके कप्तान है, और परफॉर्म करना है इमामुल हक को, और सिलेक्ट होने के लिए उन्हें परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज़ान के हवाले से बात हो रही थी, आज़ान के साथ साथ मैं शाहजेब के हवाले से भी आपसे बात करूंगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, चारों तरफ स्ट्रोक खेलने वाला प्लेयर है, तो आप समझते हैं कि अर्ली हो जाएगा आप के शाहजेब को मौका दे दें? जी मोइन भाई, मैं एग्री करता हूं कि अगर शाहजेब को या अजान अवेस को बिल्कुल अभी इसी टाइम अगर मौका दे देते तो ये बहुत ज़्यादा अर्ली हो जाएगा, क्योंकि आपका इवेंट आपको पता चैंपियन ट्रॉफी सब है। डोमेस्टिक सीजन को हम बड़ी अहमियत दे रहे हैं, अब आप डोमेस्टिक में जो लड़का परफॉर्म करता है वो टीम में शामिल हो जा रहा है। तो मोइन भाई देखिए, अगर परफॉर्म कर रहा है तो आपका फ़खर भी परफॉर्म कर आ रहा है, आपका इमामुल हक भी परफॉर्म करके आ रहा है। ये तो अब ये नागहानी होगी साइम के साथ, आप या मैं ये सोच भी नहीं सकते थे फील्ड करते हुए ये हो जाएगा, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन आपको अर्ली की मैं बात नहीं कर रहा, असल मसला है कि इनको थोड़ा और कुंदन होने देखें। हमारा मैन जो है, जो कमेटी में आने का मैन जो स्टेज है वो कायदे आज़म ट्रॉफी है। जिस तरीके से अजान अवैस ने रन्स के अंबार लगा दिए, 4 सैकड़े कर दिए, 250 प्लस कर दी, तो उनका तो बनता है कि भाई वो टीम में आ जाए। लेकिन आपको इस मरहले पे जितना बड़ा इवेंट है तो आपको तजर्बे पे जो है जाना होगा, तजर्बे का प्लेयर के साथ जाना होगा, क्योंकि आपको पता फ़खर जमान वो प्लेयर है जो लास्ट हमने चैंपियन ट्रॉफी जीती थी उस स्क्वाड का भी हिस्सा था, और ये तन तना मैच मोड़ने की सलाहियत रखते हैं, और ये बड़े मैच के प्लेयर हैं, हमेशा बड़े मैच में ये परफॉर्म करते हैं। नो डाउट उमैर बिन यूसुफ हो गया या अजान अवैस हो गया, शाहजेब हो गया, उनकी सलाहियतों से इनकार नहीं है, लेकिन ये कि टाइम आने पे जिसको जो सलाहियतों के इजहार का मौका मिले वहां आके वो जो परफॉर्म करे, और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो कौमी टीम का हिस्सा होंगे। बड़ी अच्छी बात की, कौमी टीम का हिस्सा है, हो जाएंगे। और दौरे वेस्ट इंडीज़ के हवाले से अगर हम थोड़ी सी बात करें, वेस्ट इंडीज़ की टीम ने पाकिस्तान पहुंच गई है,
और अब साइड मैचेस हैं और उसके बाद पाकिस्तान शाहीन से वो मुकाबला करेगी और उसके बाद पाकिस्तान से टेस्ट मैचेस का आगाज़ होगा। और जावेद साहब, इस वक्त अगर हम टेस्ट मैचेस पे बात करें, पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग पे अगर थोड़ा सा मैं आ जाऊं, तो पाकिस्तान कुछ अरसे कबल जो सेलेक्टर थे या मैनेजमेंट थी, उनके जहनों में एक चीज़ बैठी थी कि हम स्पीड गन की तरफ चले जाएं ज़्यादा। अब स्पीड गन से हटकर हम फिर जो है 130 135 वाले रफ्तार वाले बॉलर लेकर आ रहे हैं। उसका अमली मुजाहरा हमने देखा टेस्ट मैच में। अब्बास को 3 साल बाद वापस लाया गया, परफॉर्म कर दिया। खुर्रम भी मिला जुला इसी स्पीड से बॉल करते हैं, आमिर भी इसी स्पीड से बॉल करते हैं। और साथ साथ मैं इसलिए आ रहा हूँ आपकी तरफ ये कि अली रज़ा बड़ा अच्छा अंडर 19 से निकला, डोमेस्टिक सीज़न खेला उसने अभी यहाँ पर और सियालकोट की नुमाइंदगी की। 7 विकेटें उसने पहले दूसरी इनिंग में हासिल की पेशावर के खिलाफ। पहले इनिंग में 3 खिलाड़ियों को आउट किया। तो जहाँ पर हम देखते हैं अपने फास्ट बॉलर का खैप हमारे पास एक आता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें अली रज़ा का इजाफा कैसे देख रहे हैं? और दौरे जो अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान पहुंची है, तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ में क्या आप समझते हैं अली रज़ा को मोहम्मद अब्बास के साथ टेस्ट मैचेस खेलने का मौका मिल जाए तो कुछ ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा? बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से भी आपने कहा कि अली रज़ा एक फ्यूचर स्टार है, जिस तरीके से उस लड़के ने अंडर 19 से थ्रू आउट परफॉर्मेंस देता आ रहा है। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में बहुत ज़बरदस्त सियालकोट की तरफ से उसने परफॉर्मेंस दी है। अभी फाइनल में बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग की है। लेकिन ये है कि जिस तरीके से आपने कहा है कि अब हम जो बॉलर्स आ रहे हैं हमारे, तकरीबन 130-35 की स्पीड वाले ही बॉलर्स आ रहे हैं और यही ज़्यादातर आजकल बॉलर कामयाब है। लेकिन कामयाब वो बॉलर है जिसके पास इन स्विंग, आउट स्विंग और यॉर्कर की सलाहियत मौजूद हो। जिस तरीके से अली रज़ा को हमने देखा, बहुत अच्छी यॉर्कर मारता है और आगे से जो इन स्विंग करता है वो भी तकरीबन मोहम्मद अब्बास से मिलती जुलती बॉलिंग, बहुत ज़बरदस्त बॉल कर रहा है और फ्यूचर का ये आने वाले दिनों का स्टार है। लेकिन जैसे अभी आपने कहा है कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उनको आप जो है एक्शन में देखें तो ये बहुत ज़्यादा अर्ली हो जाएगा, क्योंकि आपके 4 से 5 बॉलर जो है वो तो डग आउट में तैयार बैठे हुए हैं। जैसे शहनशाह अफरीदी, आपको पता है टेस्ट मैचेस से ड्रॉप कर दिया गया था, शहनशाह अफरीदी कम बैक कर लेंगे और मोहम्मद अब्बास जिस तरीके से हसनैन आपके डग आउट में बैठा हुआ है, तो इन बॉलर्स को तो अभी आपने चांस ही नहीं दिया। तो मकसद ये अब्बास को मेहनत जारी रखनी चाहिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम देखेंगे जिस तरीके की उसमें सलाहियतें हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि आने वाले दिनों में वो बहुत जल्द कौमी टीम का हिस्सा होगा और हमें एक्शन में नजर आएगा। अली रज़ा टीम का हिस्सा होंगे, अली रज़ा और मीर हमजा और साथ साथ मोहम्मद अब्बास। मेरी नज़र में इस वक्त टेस्ट के ये 3 बॉलर्स नज़र आ रहे हैं और जिस तरह नसीम शाह आउट हो रहे हैं, रिदम के साथ नहीं पकड़ रहा है, खुर्रम शहजाद कुछ बेहतर बॉलिंग करते हुए टेस्ट मैचेस में नज़र आ रहा है, आमिर की कारकर्दगी, आमिर जमाल की कोई ख़ास नज़र नहीं आ रही है टेस्ट सीरीज़ के अंदर। एक इनिंग उम्दा इनिंग ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उम्दा बोल्ड होकर वहां पर बॉल करते रहे, दिलेरी के साथ मुकाबला उन्होंने किया, बैटिंग में भी जौहर दिखाया, लेकिन उसके बाद शायद उनको नज़र सी लग गई, उनसे परफॉर्म होना शायद ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ साथ क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पे बात हो रही है और फिर 25 जनवरी को लास्ट डेट दे दी है अब चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कि लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम को मुकम्मल तामीर कर लिया जाए। अब समझ रहे हैं कि इस तरफ अब तवज्जो देने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत अब करीब है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी। बिल्कुल मोइन भाई, आज चैंपियंस ट्रॉफी का आपको पता है काउंटडाउन तो शुरू हो गया है। अब आपको पता है तकरीबन 40-45 दिन रह गए और मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरीके से आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और पाकिस्तान क्रिकेट का मुकदमा इंटरनेशनल क्रिकेट में लड़ा है और उसके साथ आपको पता है उनके पास 2-2, 3-3 और भी ओहदे हैं, जिस तरीके से मुल्की मामलात में साथ लेकर वो चलते रहे हैं सबको। और फिर उसके बाद आपको पता जो मैन उनका इंटरेस्ट और मैन जो उनका काम था वो था हमारे स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन, और ना उन्होंने दिन देखा ना रात देखा। और माशाल्लाह जिस तरीके से कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर, नेशनल बैंक स्टेडियम कराची और पिंडी के स्टेडियम में काम जो है ज़ोर शोर से जारी था। अब उन्होंने जो है फाइनल डेट अनाउंस कर दी और जिस तरीके से उन्होंने जो है अपने वर्कर्स के साथ और जो वहाँ स्टेडियम में इवन के मज़दूर तक काम कर रहे थे उनके साथ उन्होंने जाके मिलना, वो चाहे रात हो चाहे दिन हो, और उन्होंने जो है क्वालिटी भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अब उन्होंने जो डेट दे दी है, मैं ये देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह जो उन्होंने 25 की डेट दे दी है तो इंशाल्लाह आपके तीनों स्टेडियम में जो है काम कंप्लीट हो जाएगा। और पाकिस्तान के जब स्टेडियम की ओपनिंग होगी तो दुनिया में एक नया ही जो है ना पाकिस्तान
उभर कर सामने आएगा। जिस तरीके से हमने देखा है कि नेशनल बैंक स्टेडियम कराची को अंदर से जब हमने जाके देखा, जिस तरीके से उसमें तरक्याती काम हुए हैं और किस तरीके से स्कोर बोर्ड जो आपको नए नए नज़र आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह मोइन भाई जिस तरीके से मोहसिन नकवी साहब ने मेहनत की है और इंशाल्लाह जो है हम चैंपियन ट्रॉफी से पहले तमाम कामला बहसन खूबी जो है वो अंजाम दे चुके होंगे। और इंशाल्लाह जिस दिन पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का कराची में होगा तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के स्टेडियम जो है बिल्कुल बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक हो नहीं गए, हो गए और नज़र आ रहे हैं। बड़ी अच्छी बात की कि इंटरनेशनल म्यार के स्टेडियम नज़र आएंगे और साथ साथ जहां पर नेशनल बैंक स्टेडियम कराची नुमाइंदगी करेगा पहला आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच का, और जहां पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान इफ्तिताई मैच खेला जाएगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का। लेकिन दुख इस चीज़ का है कि जब भारत के खिलाफ हम मैच खेलेंगे तो वो दुबई ग्राउंड पर होगा। इस पर क्या कहेंगे जावेद साहब? मोइन भाई इस पे मैं या आप क्या कहेंगे, इस पे तो पूरी दुनिया कह चुकी, पूरी दुनिया के क्रिकेट लवर्स कह चुके, पूरी दुनिया की क्रिकेट टीम के बोर्ड्स कह चुके कि ये सिर्फ एक भारत की हर धर्मी की वजह से जो है ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और देखें अगर इंडिया ने ये सारी चीज़ें करके भी देख ली कि पाकिस्तान जो है बिल्कुल अपने स्टैंड पे कायम रहा, और आपने जो है जिस तरीके से एशिया कप में ये हिंदुत्व सोच लाए थे, यही सोच लेकर आप जो चैंपियन ट्रॉफी में भी आए, लेकिन ये कि इसका ना पाकिस्तान को नुकसान हुआ है ना पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हुआ है। इसका अगर नुकसान हुआ है तो वो जो है जेंटलमैन गेम क्रिकेट को नुकसान हुआ है। आपकी हर दर्मियों की वजह से जो है इस जेंटलमैन गेम को नुकसान हुआ है। और जो आपकी ग्राउंड में हरकतें हैं वो चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो या आपके अपने मुल्क में हो, वो पूरी दुनिया पर आया हो गई हैं। आप जो है ऑस्ट्रेलिया में ना सिर्फ अपने कोचिज़ के साथ लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। भाई ये चीज़ें घर की चीज़ें घर में रखें। जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो जिस तरीके से चल रही है उसके साथ चलें, और ये आना जाना कि हम नहीं आ रहे आप नहीं जा रहे, ये छोड़ें, क्रिकेट की बेहतरी के लिए आगे बढ़ें। और इंशाल्लाह जिस तरीके से हम चैंपियन ट्रॉफी करवाने जा रहे हैं, गो के हमारे मैचेस दुबई में, लेकिन ये कि चलें हमारा तो कुछ नहीं, इंडिया को पता चल गया है कि वो कहाँ खड़ी है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहाँ खड़ी है, और दुनिया के जितने भी नेशन क्रिकेट खेलने वाले हैं उन्हें भी पता चल गया कि इंडिया की क्रिकेट क्या है और कहाँ खड़ी है। जिस तरीके से न्यूजीलैंड आपको घर पे क्लीन स्वीप करके गई और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने जो आपका हाल किया है, उसके बाद आपके ड्रेसिंग रूम में आप एक दूसरे के साथ जो कर रहे हैं बस वो करते रहें, और इंशाल्लाह पाकिस्तानी क्रिकेट चल रही है और ये चलती रहेगी। चले पाकिस्तान जहां परफॉर्म भी, जब से हमने देखा कि आईसीसी के मामला चले ग्राउंड्स के हवाले से कि हाइबर मॉडल, उसके बाद से शायद ऐसा तसलसल शुरू हो गया कि पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। जावेद साहब क्योंकि एक फाइनल होना आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टेस्ट का, क्या समझते हैं ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका कौन सी टीम मजबूत होगी, चैंपियन ट्रॉफी की हकदार ठहरेगी टेस्ट की? मोइन भाई जिस तरीके से आपको पता है और जो है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम जो है आपको पता है दिफाई चैंपियन है और वो अपने दिफा करेगी चैंपियन होने का, लेकिन साउथ अफ्रीका ने जिस तरीके से अब परफॉर्मेंस देना शुरू की है टेस्ट क्रिकेट में, देखें ये 11 टेस्ट में जो है इन्होंने फाइनल में अपनी जगह पक्की की है और उन्होंने 17 टेस्ट में जगह पक्की की, ये डिफरेंस तो है। लेकिन ये है कि लॉर्ड्स में जब मुकाबला होगा तो आपको पता अब जो है लॉर्ड्स में भी टॉस बड़ी मैटर करती है। अगर वहां पहले साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर बड़ा टोटल लगा लिया तो आप देखिएगा साउथ अफ्रीका जो ऑस्ट्रेलिया को बहुत टफ टाइम देगी और बहुत अच्छा फाइनल होने जाएगा। बड़ा अच्छा फाइनल होगा आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का, जावेद साहब कह रहे हैं। और जनूबी अफ्रीका को ये थोड़ा सा एज दे रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि 17 के टेस्ट मैचेस के बाद यहां पर फाइनल के लिए पहुंची है। 11 टेस्ट मैचेस में जनूबी अफ्रीका टीम खेलने के बाद फाइनल के लिए पहुंच रही है। गो के थोड़ा सा अगर हम देखें तो फर्क है टेस्ट मैचेस का, लेकिन यहां कारकर्दगी का तसलसल दोनों टीमों का अच्छा रहा। लेकिन आखिरी लम्हात में ऐसा लगता है कि भारत की जहां बहुत सी नाकामियां चल रही है, एक नाकामी उनके हिस्से में मजीद आ गई और वो टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की दौड़ से बाहर हो गई। जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेजबान शहजादा मोइन को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।